आइए आज हम स्टडी करेंगे लीवरवर्ट। लीवरवर्ट प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। लीवरवर्ट की पादप काय यानी जो प्लांट बॉडी है थैलासाभ मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलस जैसी होती है, जैसे मार्केंसिया होती है। मार्केंसिया इसका एग्जाम्पल है। थैलस पृष्ठाधर होते हैं तथा अधः स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। जो थैलस होते हैं वो पृष्ठाधर का मतलब ऊपर वाले पृष्ठ पर पाए जाते हैं। थैलस पृष्ठाधर होते हैं, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए, द थैलस इज डार्सी वेंट्रल। जो थैलस होता है, जो प्लांट बॉडी है, पौधे का शरीर है, थैलस जैसे होता है। थैलस डार्सी वेंट्रल होते हैं। डार्सल का मतलब ऊपर वाली सरफेस, वेंट्रल का मतलब नीचे वाली सरफेस। तो डार्सी वेंट्रल मतलब ऊपर नीचे दोनों उसका प्रभाव होता है। एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, और जो सबस्ट्रेट होता है जिसको मूलाधार बोलते हैं, जो उसी से क्लोजली अप्रेस्ड होता है, यानी पूरी तरह से उससे जुड़ा रहता है। तो देखिए, कह रहा है लीवरवर्ट की पादप काय थैलसाभ जैसे मार्केंसिया मतलब थैलसाभ होती है, मतलब थैलस जैसे। थैलस पृष्ठाधर होते हैं। पृष्ठ का मतलब ऊपर वाला, आधार का मतलब नीचे वाला। इंग्लिश में डार्सी वेंट्रल बोलते हैं। तो थैलस ऊपर नीचे डार्सी वेंट्रल टाइप होते हैं तथा आधा स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। और जो वेंट्रल साइड है नीचे वाला, वो क्या होता है, चिपका रहता है सबस्ट्रेटम से, यानी जो आधार होता है नीचे, जैसे चट्टान से चिपके हो सकते हैं या किसी पेड़ की जड़ से चिपके हो सकते हैं, कहीं से भी। इसके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, जो तने की तरह की रचना पर दो कतारों में होती हैं। तो कह रहा है इसके पत्तीदार सदस्यों में, जो जिनमें मतलब पत्ती जैसी संरचना होती है, में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जो तने की तरह की रचना पर दो कतारों में होती हैं। लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन तथा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। इसको ध्यान देना है। जेमा वर्ड आ गया, हमने चित्र में देखा था, जेमा हमने दिखाया था, कप जैसी संरचना थी। तो वही कह रहा है कि लीवरवर्ट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है, वो थैलस के विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। टूट टूट के अलग जैसे बिखर जाता है, टूट के तो टुकड़े टुकड़े तने के बिखर जाते हैं, जहां भी जाते हैं वहां नया पौधा बन जाता है। अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है, या विशिष्ट संरचना होती है जिसको जेमा कहते हैं, उसके द्वारा होता है। तो ध्यान देना है कि जेमा द्वारा अलैंगिक जनन होता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन द्वारा अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। जेमा हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक कलियां होती हैं। जो जेमा होती हैं ये हरी होती हैं, बहुकोशिकीय हैं, और अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल संरचना होती है, बड्स होती हैं। कलियां मतलब बड्स। ये छोटे छोटे पात्रों, जिन्हें जेमा कप कहते हैं, में स्थित होती हैं। ये छोटे छोटे पात्र होते हैं जिनको जेमा कप कहते हैं, उसी में स्थित होती हैं। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती हैं। जो इनका पेरेंट प्लांट है, जो माता पिता वाला पौधा है, जनक पौधा है, उससे अलग हो जाती हैं और इससे एक नया पादप उग जाता है, नया पौधा बन जाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी, अब देखिए, लैंगिक जनन के दौरान नर तथा पादप, जो पौधे हैं, नर तथा पादप लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। या तो उसी थैलस पर या दूसरे थैलस पे बनते हैं, मतलब एक ही में हो सकते हैं या दूसरे थैलस मतलब दूसरे प्लांट में हो सकते हैं।
सैप्रोफाइट में एक पाद, सीटा तथा कैप्सूल होता है। सैप्रोफाइट नहीं, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हमने बताया था कि दो होती हैं, एक युग्मकोद्भिद, एक बीजाणु उद्भिद। तो युग्मकोद्भिद को गैमेटोफाइट बोलते हैं, बीजाणु उद्भिद को स्पोरोफाइट बोलते हैं। बीजाणु उद्भिद का मतलब 2n, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या द्विगुणित होती है, और गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद जिसमें गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या n होती है। तो जो स्पोरोफाइट है तो उसमें पाद, सीटा तथा कैप्सूल होता है। पाद मतलब फूट, पैर, तो फूट, सीटा और कैप्सूल होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है मार्केंसिया। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। अब देखिए, जब मियोसिस होती है, यानी मियोसिस को हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, तो जब अर्धसूत्री बनता है तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। तो जो कैप्सूल होता है उसी में जाइगोट होता है, एक तरह से जाइगो स्पोर जिसको बोलेंगे, युग्मनज जिसको हम लोग अपने में बोलते हैं। तो उसमें 2n होते हैं क्रोमोसोम, द्विगुणित होते हैं। तो उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन हो गया, यानी सूत्र जो है 2 फेरे हैं क्रोमोसोम के, वो आधे हो जाएंगे, मतलब एक एक फेरा अलग हो जाएगा, यानी क्रोमोसोम n हो जाएंगे। तो उस समय उसको हम स्पोर कहेंगे, यानी स्पोर n होता है। तो पौधा n है तो स्पोर भी n हो गया। अब ये उग करके नया पौधा बना सकता है। तो स्पोर से अंकुरण होने के बाद मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद बनते हैं। अब यही स्पोर जो n है, अब ये उग जाएगा और उग करके नया पौधा बनाएगा। तो वो नया पौधा चूंकि स्पोर n है तो युग्मकोद्भिद बनेगा, यानी n वाला। बीजाणुद्भिद 2n वाला नहीं बनेगा। अब इसका फिगर देख लीजिए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जेमा कप लिखा हुआ है, जेमा कप। तो ये कप जैसी संरचना है, इसी में जेमा बनती हैं, इसको जेमा कप कहते हैं, जो अलैंगिक जनन के लिए सहायक थी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं मांस। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। तो जो लाइफ साइकिल की मेन अवस्था है, जिसका प्रभाव होता है, इफेक्टिव स्टेट है, वो क्या है? युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद का मतलब जिसमें n क्रोमोसोम हो, जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। तो युग्मकोद्भिद है, इसमें जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें जो प्रभावी अवस्था है वो n वाली यानी युग्मकोद्भिद है, जिसको इंग्लिश में गैमेटोफाइट कहते हैं। पहली अवस्था प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनता है। तो चाहे से बात है, उसका नाम ही है प्रथम तंतु, यानी यहीं से जीवन शुरू हो रहा है, जो स्पोर के बाद बनता है। तो पहली बार जो तंतु बनता है उसको प्रथम तंतु, इंग्लिश में इसको प्रोटोनिमा बोलते हैं। प्रोटोनिमा यह विसर्पी, हरा शाखित तथा प्रायः तंतुमय होता है। ये विसर्पी का मतलब सांप जैसा होता है, स्पाइरल और ब्रांच्ड होता है, इसमें शाखाएं होती हैं, तथा प्रायः तंतुमय होता है, यानी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, तंतु जैसा, फ्लैजला जैसे होते हैं उस तरह। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्वी कली के रूप में उत्पन्न होती है। तो इसकी दूसरी अवस्था में क्या होता है? ये पत्ती जैसा दिखता है, और ये पत्ती जैसी जो संरचना है वो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली यानी लेटरल बड के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है, इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है, जिस पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी रहती हैं। तो सीधा पतला तना जैसा होता है और इसमें चारों ओर सर्पिल आकार में पत्तियां लगी रहती हैं। ये बहुकोशिक तथा शाखित मूलाभास द्वारा मिट्टी से जुड़ा रहता है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। तो ये मल्टी सेल्यूलर होता है, बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेल्यूलर। शाखित यानी ब्रांच्ड, मूलाभास यानी राइजोइड द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। राइजोइड का मतलब जो मूलाभास था, मूल की तरह आभास होता है, लेकिन वो जड़ नहीं होती, तो उससे जुड़ा रहता है और उसी के द्वारा जो है ये मिट्टी से जल और खनिज पदार्थ प्राप्त करता है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं।
तो इसी अवस्था में इसमें लैंगिक अंग विकसित होते हैं। मांस में कायिक जनन द्वितीय प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। तो जो मांस में कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो तो द्वितीय प्रथम तंतु के जो सेकेंड प्रोटोनिमा है, प्रथम तंतु जो है प्रोटोनिमा, उसके द्वितीय प्रथम तंतु के विखंडन द्वारा मुकुलित होता है। मतलब दोबारा जब विखंडन होता है तो उसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें या कायिक जनन होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंगधानी तथा स्त्री धानी पत्तीदार प्ररोह की चोटी पर स्थित होते हैं। तो जो लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि उसमें आर्किगोनियम, स्त्री धानी को आर्किगोनियम बोलते हैं इंग्लिश में, पुंग धानी को एंथ्रीडियम बोलते हैं। तो इनके द्वारा जो है, और ये पाए कहाँ जाते हैं, जो तना होता है उसकी चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद अब स्त्री धानी पुंग धानी यानी पुरुष पार्ट और ये मादा पार्ट, नर पार्ट मादा पार्ट। तो कह रहा है कि निषेचन के बाद अब नर पार्ट से एंथ्रोजॉइड निकलेगा जिसको एंथ्रोजॉइड बोलते हैं, और मादा से ओवम निकलेगा यानी अंडाणु। तो उनका निषेचन होगा यानी आपस में मिल करके फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है जिसको हिंदी में युग्मनज कहते हैं, या से स्पोरोफाइट विकसित होता है। अब जाहिर सी बात है कि जब दोनों मिलेंगे, यन अंडा और यन शुक्राणु जिसको हम अपने में बोलते हैं, लेकिन इनमें शुक्राणु जैसे हम में होता है, इनमें एंथ्रोजॉइड होता है, और अंडाणु जैसे हम में होता है तो इनमें उगोनिया होती है, उगोनियम कहते हैं। तो वो जब यन एन आपस में मिलेंगी तो 2n बन जाएगा, यानी अब यहाँ से बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट अवस्था शुरू होगी, 2n अवस्था। तो वही कह रहा है कि निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है, जो पाद, सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित होता है, जो फूट, सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित रहता है। मांस में स्पोरोफाइट लिवर की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। तो जो स्पोरोफाइट होता है मांस का वो लीवर वर्ट की तुलना में ज्यादा विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। स्पोर कहाँ पाए जाते हैं? कैप्सूल पाया जाता है, उसी कैप्सूल के अंदर होते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। अब जाहिर सी बात है जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यन बनेंगे, वो यन वाले स्पोर होते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। तो कैप्सूल में स्पोर होते हैं और यही स्पोर मियोसिस के कैप्सूल में स्पोर होते हैं, मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। तो कैप्सूल में जो होता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद जो भ्रूण होता है जिसको जाइगोस्पोर कह रहे हैं वो बनता है। युग्मनज जिसको जाइगोट कहेंगे वो 2n रहेगा। फिर इसमें विभाजन होता है अर्धसूत्री यानी मियोसिस, तो उसके बाद स्पोर बन जाते हैं। मांस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। इसके सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फेग्नम। तो मांस में स्पोर वितरण के इसमें क्या होता है कि कैप्सूल के ऊपर के जो दांत होते हैं वो जब मौसम शुष्क होता है तो वो नमी खत्म हो जाती है तो टूट के फैल जाते हैं, और इधर उधर पौधा हिलता है तो उससे स्पोर इधर उधर जाके उनका प्रकीर्णन हो जाता है। अब देखिए मांस में फ्यूनेरिया का ये पौधा दिखाया गया है, तो इसमें देख लीजिए। ये देखिए मूलाभास यानी जड़ है राइजोइड, जिससे जो है ये पानी खींचता है। राइजोइड मूलाभास मतलब मूल जड़ जैसी दिखती तो है लेकिन आभास होता है, मतलब जड़ की तरह है लेकिन जड़ नहीं है, और जड़ वाला काम भी करता है। पानी खींचता है, खनिज तत्व पौधे को खींच के देता है जमीन से, और ये मेन एक्सिस है, मुख्य एक्सिस। अब ये इतना पार्ट देखिए युग्मकोद्भिद है यानी गैमिटोफाइट है, यन अवस्था है। ये हमारी यन अवस्था, इसमें क्रोमोसोम की संख्या यन होगी, और इतना पार्ट हमारा ये बीजाणुद्भिद है यानी 2n है, यानी यन और 2n एक ही पौधे में उपस्थित हैं। और ये सीटा है, फूट सीटा कैप्सूल होता है। तो ये सीटा, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश वाली बुक में थोड़ा, हिंदी वाली में देखिए गलत लिखा था तो इसीलिए हमको थोड़ा डाउट हुआ। ये कैप्सूल है,
हिंदी वाली में गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिए। ये सीटा नहीं कैप्सूल है, ये कैप्सूल है, ये सीटा है और पत्तियां ये हैं, ये देखिए पत्तियां हैं, ये पत्तियां हैं। इनको सही कर लीजिए अपनी बुक में। तो देखिए ये राइजॉइड है मूलाभास, ये मेन एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष है, ये पत्तियां हैं लीव्स, और ये सीटा है, ये ऊपर कैप्सूल है। तो ये इतना स्पोरोफाइट है यानी बीजाणु उद्भिद है, और ये इतना गैमिटोफाइट है यानी युग्मकोद्भिद है। ये यन अवस्था है और ये 2n अवस्था है। अब मांस के बाद अब हम लोग आ जाते हैं टेरिडोफाइटा में। तो टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक महत्व, आर्थिक महत्व। और जो टेरिडोफाइट हैं सजावट के लिए मेन रूप से इस्तेमाल होते हैं। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं। तो जो फूल बेचने वाले हैं वो इसका सजावट के रूप में अच्छा उपयोग करते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं, इसको ध्यान दीजिए। अगर विकास की दृष्टि से पौधों की देखा जाए तो स्थल पे उगने वाले सबसे सर्वप्रथम पौधे हैं। सबसे पहले ये सूखी मिट्टी पर उगने वाले हैं, जिनमें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। इनमें वैस्कुलर टिश्यू, संवहन का मतलब कोई चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए, जैसे पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है कौन, जाइलम, और खाना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन ले जाता है, फ्लोएम। तो इसीलिए इनमें संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले विकसित हुए थे। अभी तक हमने जाइलम, फ्लोएम यानी संवहन ऊतक, वैस्कुलर टिश्यू नहीं पढ़ा, अब शुरुआत हो रही। तो टेरिडोफाइटा से जाइलम, फ्लोएम यानी संवहन ऊतक शुरू हुए। आप इन ऊतकों के विषय में विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हार्स्टेल तथा फर्न आते हैं। तो टेरिडोफाइट के अंतर्गत हमारे हार्स्टेल और फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। तो ये ठंडे, गीले और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइटा के जीवन में युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था थी। हमने पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइट था उसमें गैमिटोफाइटिक यानी यन सबसे मुख्य अवस्था थी। चित्र 3.3 में देखा भी है। जबकि टेरिडोफाइट में मुख्य पादप स्पोरोफाइट है। समझ रहे हैं ना कि जो मुख्य पादप है इसमें वो 2n है। ब्रायोफाइट में मुख्य पादप यन था और उसके ऊपर 2n था स्पोरोफाइट, लेकिन इसमें मुख्य पादप 2n रहेगा और यन उस पर डिपेंड करेगा। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी, लघु पर्ण, उदाहरण सिलेजनेला, तथा बड़ी बृहद पर्ण हो सकती हैं जैसे फर्न। तो सिलेजनेला में छोटी पत्तियां होती हैं और फर्न में बड़ी। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है जो पत्ती की तरह से बीजाणुपर्ण पर लगी रहती है। तो जो हमारा स्पोरोफाइट है, बीजाणुधानी, जहाँ पर बीजाणु पाए जाते हैं, स्पोरेंजियम कह सकते हैं इंग्लिश में, तो वो पत्ती की तरह के बीजाणुपर्ण पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिसे शंकु कहते हैं। इसको ध्यान देना है। कुछ टेरिडोफाइट होते हैं जिसमें बीजाणुपर्ण यानी जो स्पोरोफिल होती हैं, बीजाणु को घेरने वाली पत्तियां होती हैं, वो सघन हो जाती हैं, घनी हो जाती हैं और एक रचना बना लेती हैं जिसको शंकु या इंग्लिश में कोन कहते हैं। शंकु जैसी संरचना या कोन कहते हैं। उदाहरण क्या है, सिलेजनेला और इक्विसिटम, इनमें कोन पाए जाते हैं। बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। तो जो हमारी बीजाणुधानी है, स्पोरेंजियम है,
उसमें स्पोर मदर सेल पाई जाती है। बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र का मतलब माता, बीजाणु का मतलब बीजाणु की, तो बीजाणु का मतलब स्पोर, मात्र का मतलब मदर, कोशिका का मतलब सेल। तो स्पोर मदर सेल पाई जाती है बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजियम में, जिसमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो बीजाणु यानी स्पोर बन जाते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय मृत मुक्त जीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषित थाइलस युग्मकोद्भिद बनाते हैं। अब जो बीजाणु होता है, जैसे बात है कि मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, तो जो भी बीजाणु होगा वो यन होगा यानी अगुणित होगा, तो उससे जो पौधा बनेगा वो गैमिटोफाइटिक यानी यन वाला होगा, युग्मकोद्भिद होगा। अब देखिए, तो जो तुरंत पौधा उगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय, ध्यान दीजिए इसको फिर से अंडरलाइन करिए, अस्पष्ट होता है, छोटा होता है, बहुकोशिकीय मल्टी सेल्यूलर होता है और मुक्त जीवी फ्री लिविंग होता है, स्वयं अपना जिंदगी अकेले जीता, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना बना लेता है, इसीलिए स्वतंत्र होता है। तो अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थाइलाभ युग्मकोद्भिद होता है, और इसका जो थाइलस होता है वो गैमिटोफिटिक यानी यन वाला होता है, उसी को युग्मकोद्भिद कहते हैं, जिसे प्रोथाइलस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा यही नाम पूछेगा कि प्रोथाइलस किसमें पाया जाता है, तो हमारा टेरिडोफाइटा में। इन युग्मकोद्भिदों को उगने के लिए ठंडा गीला छायादार स्थान चाहिए। इन युग्मकोद्भिद को उगने के लिए ठंडा छायादार गीला स्थान चाहिए। इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। तो इसको ध्यान देना है कि इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं, जो प्रोथाइलस है इसकी कुछ सीमित आवश्यकताएं हैं, और जो है निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों पर सीमित। पानी की आवश्यकता उतना ज्यादा नहीं है निषेचन के लिए, इसीलिए जीवित टेरिडोफाइट जो है ज्यादा बहुत दूर तक इसका फैलाव नहीं है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित। युग्मकोद्भिद यानी यन अवस्था यानी गैमिटोफाइट के नर तथा मादा अंग होते हैं, जिन्हें क्रमशः पुंगधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। तो जैसे बात है कि नर और मादा अलग अलग होते हैं, तो नर वाले को हम पुंगधानी या एंथ्रीडियम कहते हैं, और स्त्रीधानी को आर्किगोनियम या स्त्रीधानी हिंदी में कहते हैं। इसका इंग्लिश भी देखते चलें, क्योंकि हर एक वर्ग में अलग अलग नाम हो सकता है। हाँ, ये देखिए, द गैमिटोफाइट बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन। तो जो गैमिटोफाइट होता है उसमें मेल और फीमेल सेक्स आर्गन होते हैं। तो मेल वाले को एंथ्रीडिया और फीमेल वाले को आर्किगोनिया कहते हैं। अब देखिए, अब युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं। जो युग्मकोद्भिद गैमिटोफाइट होता है उसके नर तथा मादा अंग होते हैं, जिन्हें क्रमशः पुंगधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं, यानी एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम कहते हैं। पुंगधानी से पुमंग के निकलने के बाद इसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अब इसको ध्यान देना, पुंगधानी यानी एंथ्रीडियम के मुंह से जो एंथेरोजोइड निकलता है, एंथेरोजोइड पुमंग
पुमाणु जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो निकलता है। तो स्त्रीधानी यानी आर्किगोनियम का मुंह तक कैसे पहुंचेगा? पानी में तैर के पहुंचता है, इसलिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संगलन हो जाता है और युग्मनज बनता है। जो स्त्रीधानी है उसमें जैसी बात है, स्त्री है तो अंडज पाया जाता है। अंडे और नर के पुमंग से मिल करके दोनों आपस में निषेचन हो जाता है, इसके मिलन को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद पुमड़ का यन और अंडे का यन मिलकर टूयन हो जाता है, जिसको युग्मनज या इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। इसके बाद युग्मनज में बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है। इससे क्या होता है कि मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बन जाता है, जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। जो टेरिडोफाइट की हमारी इफेक्टिव स्टेज है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहां स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को समबीजाणु कहते हैं। अब ध्यान देना है कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें जो बीजाणु हैं यानी स्पोर हैं वो एक ही तरह के होते हैं, अंतर नहीं दिखता है, तो उनको समबीजाणु या होमोस्पोरस कहते हैं। सिलाजिनेला तथा साल्मेलिया में दो प्रकार के बड़े तथा छोटे, बृहद तथा लघु यानी लार्ज एंड स्मॉल स्पोर बनते हैं, जिसे विषम बीजाणु या हेटेरोस्पोरस कहते हैं इंग्लिश में। विषम बीजाणु या इंग्लिश में हेटेरोस्पोरस कहते हैं। बड़े बृहद बीजाणु मादा तथा छोटे लघु बीजाणु नर से क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोद्भिद बनते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। इसमें ध्यान देना है कि जो मादा होते हैं वो बड़े होते हैं तो नहीं चल पाएंगे, मोटा शरीर मोटा आदमी नहीं चल पाता है, तो नर उनके पास जाता है। तो बृहद मादा तथा छोटे लघु नर से क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोद्भिद बनते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। तो मादा युग्मकोद्भिद को इस तरह समझिए कि चल फिर नहीं पाएगा, तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो जनक पौधा है उसके स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है। अब जाहिर सी बात है कि नर चल के मादा के पास गया है, वहीं पर निषेचन हुआ है, तो जैसे मादा के पेट में बच्चा जन्म लेता है, उसी प्रकार मादा के शरीर में ही हमारा जाइगोट यानी युग्मनज का विकास होता है, जिससे एक नया शैशव भ्रूण बनता है यानी शिशु भ्रूण बनता है। शैशव का मतलब शिशु, चाइल्ड जैसे बच्चा होता है, बेबी। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है, जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। तो यह घटना हमको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बीजी प्रगति की ओर ले जाती है, यानी जिम्नोस्पर्म की तरफ, एंजियोस्पर्म की तरफ ले जाती है, यानी जिन पौधों में बीज हैं उसकी तरफ ले जाती है। सीड हैबिटेट, सीड का मतलब बीज। तो बीज आगे बनेंगे, आगे जो विकसित पौधे होंगे, तो यहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। टेरिडोफाइट के 4 वर्ग क्लास हैं। साइलोप्सीडा, साइलोटम जिसके अंतर्गत आता है, लाइकोप्सीडा, सिलेजिनेला तथा लाइकोपोडियम जिसमें आते हैं, स्फिनोप्सीडा जिसमें इक्विसिटम आता है, तथा टीरोप्सीडा जिसमें ड्रायोप्टेरिस आता है, तथा एडियंटम आता है। तो इनको याद कर लीजिए, पूछ सकता है कि कौन किस वर्ग में आता है डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल के रूप में, तो इनको याद रखिए। अब आगे आ जाता है हमारा जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का अध्ययन जो है हम लोग अपने अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।